नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एलआईसी की लिस्टिंग। एलआईसी जो देश का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपना डी स्ट्रीट डेब्यू कर रहा है कल। और देखना ये होगा कि लाखों शेयर होल्डर्स अब जो बन गए हैं, पहले तो ऑफकोर्स लाखों पॉलिसी होल्डर्स थे, बहुत उनमें से शेयर होल्डर्स बन गए। बहुत शेयर होल्डर्स ऐसे नए भी बने हैं जो शायद एलआईसी पॉलिसी होल्ड ना करते हो, लेकिन अपने आप में एक बड़ी इंश्योरेंस, अभी तक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा ये, और एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड होने जा रही है ग्लोबली। अगर इसके आप कंपैरेटिव देखिए तो ये अमंग द टॉप कंपनीज है ग्लोबली इंश्योरेंस की स्पेस में। हमने ठीक ठाक रिस्पांस देखा, बड़ा ऑफरिंग था, मार्केट इन्वायरमेंट थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है उसके बाद भी, लेकिन यहाँ से शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपको उत्सुकता होगी ये जानने की कि मैं इसको पोर्टफोलियो का पार्ट अगर बनाऊं तो क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आदित्य कोंडावर एक बहुत ही प्रतिभाशाली एनालिस्ट हैं, बाजार में प्राइमरी ऑफरिंग्स को बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं, और साथ में हमारे साथ विरल बिरेवाला भी ज्वाइन कर रहे हैं। वो एक काफ़ी अनुभवी फंड मैनेजर हैं और ऑफ कोर्स बॉयंट कैपिटल के पार्टनर भी हैं। अब जेंटलमैन, बोथ ऑफ यू, ईटी नाउ स्वदेश पे स्वागत है। विरल, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपने काफ़ी बड़े बड़े आईपीओ देखे हैं इंडियन मार्केट में। एक बात तो बाजार में ये कही जाती है कि बड़े आईपीओ मार्केट का टॉप बना देते हैं। इस बार ये आ रहा है कि क्या ये बड़ा आईपीओ मार्केट का बॉटम बनाएगा, लेकिन इस पे आपकी क्या राय होगी? और ऑफ कोर्स एक बड़ी कंपनी बॉर्न हो रही है, अमंग द टॉप 5 लिस्टेड हो जाएगी ये लिस्टिंग के बाद। आपके इनिशियल थॉट्स क्या हैं? तो ये बात सही है कि हर बार जो बड़े आईपीओ आते हैं उसके बाद मार्केट टॉप होता है, और आई थिंक 10 में से 8 जो बड़े आईपीओ आए हैं वो सब अभी भी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो इन्वेस्टर का जो परसेप्शन है वो थोड़ा बड़े आईपीओ को लेके खराब है। इनफैक्ट आप जो लास्ट 2 बड़े पीएसयू आईपीओ आए थे इंश्योरेंस के, जीआईसी और न्यू इंडिया, वो दोनों अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 50 से 70% डाउन है। तो वो भी थोड़ा सा फैक्टर प्ले आउट कर रहा है। लेकिन एलआईसी एज सच अलग है, क्योंकि जो एस्टिमेटेड प्राइस था, जो 2100 रुपये आसपास के दाम में जो आईपीओ आना था, वो एक्चुअली 900 और 950 के रेंज में आया है। इनफैक्ट रिटेल को 904 रुपये में मिलेगा। तो वैल्यूएशन इस बार काफ़ी मतलब ऑन द टेबल छोड़ रखा है। दूसरा, क्योंकि मार्केट फैक्टर्स और जो मार्केट पे मार्केट काफ़ी नीचे था जब ये आईपीओ आया, तो जो रिस्पॉन्स भी है थोड़ा टेपिड रहा है, तो जो अलॉटमेंट भी है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हुआ है। फेयर पॉइंट आदित्य। इनफैक्ट आपसे मैं यही बात करना चाहूँगा कि कई बार हम इस बारे में बात करते हैं कि क्या बैंकिंग कम्युनिटी जो एडवाइस करती है प्रमोटर्स को, आईपीओ प्राइसिंग पे बात करती है, वैल्यूएशन पे बात करती है, क्या वो इनफ टेबल पे छोड़ रही हैं? अगर हम रिसेंट कुछ आईपीओ की बात देखें तो शायद ऐसा नहीं था। थोड़ा भी बाजार में उथल पुथल हुआ और प्राइस श्रिंक कर गया, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी शायद प्राइसिंग के टाइम पे कम था। क्या इसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा नजर आ रहा है? श्योर। सो नमस्कार अजय जी एंड आपके सारे दर्शकों को। देखिए, आईपीओ बाय नेचर हमेशा यूफोरिक टाइम्स में आता है। कोई भी प्रोमोटर यही चाहेगा कि जब भी वो अपना स्टेक बेचे कंपनी में, तो उसे उसके लिए हमेशा एक हायर बैंग फॉर द बक या ज्यादा पैसे मिले उसके, राइट? एज अ प्रोमोटर, एज अ सेलर ऑफ द कंपनी, आप हमेशा यही चाहेंगे। बाकी बात आती है बैंकर्स की, जो ये इशू में प्राइसिंग की हेल्प करते हैं कंपनीज को। तो जाहिर सी बात है, जब यूफोरिक टाइम्स होंगे, जब मार्केट में बहुत लिक्विडिटी होगी, जब मार्केट में बहुत ज्यादा आईपीओ होंगे एंड जब मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी होगी, सो जाहिर सी बात है कि तब ऐसे इश्यूज हमेशा प्रीमियम पे आएंगे और ज्यादा प्रीमियम पे आएंगे। तो आप एलआईसी का ही केस ले लीजिए। गवर्नमेंट पहले ये कंपनी को 16 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे लाने वाली थी, विच वाज ऑलमोस्ट 3x फ्रॉम द करंट वैल्यूएशन, जो कि 6 लाख करोड़ पे आया है। सो एलआईसी एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे दोनों सिनेरियोस प्ले आउट हुए हैं। स्टार्टिंग के फेज में गवर्नमेंट को इसको 16 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पे लाना था, बट उन्होंने बहुत सारे वैल्यूएशन कट्स करके इसे फाइनली 6 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे लाया। एंड सिर्फ यही नहीं, ये स्टार्टिंग में 5% के आसपास डायल्यूट करना चाहते थे, बट अभी सिर्फ 3.5% डायल्यूट कर रहे हैं। सो अजय जी, ये बात पूरी तेजी या मंदी की हो जाती है एंड मार्केट के उस टाइम पे प्रेवलेंट कंडीशंस के ऊपर निर्भर करती है। तो ये जो पॉइंट आपने बोला कि शायद मार्केट कंडीशंस ने फोर्स किया हो हैंड, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिवली अब एक तो कम सप्लाई की गई,
सिर्फ 3%, 3.5%, नॉट 5। और उसके बाद वैल्यूएशन अजम्पशन भी काफ़ी श्रिंक कर दिया। क्या इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू छूटी है टेबल पे, जो होल्डर्स होंगे या जो नई आईपीओ में ले पाए और लिस्टिंग के बाद लेना चाहें, उनको 3 से 5 साल के हिसाब से अगर लिया जाए तो पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे अच्छे? सो वैल्यूएशन के पार्ट पर डेफिनेटली आज की तारीख में जो वन टाइम प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू है, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज का मेट्रिक होता है, वो काफी अट्रैक्टिव गवर्नमेंट ने ऑफर किया है, नो डाउट अबाउट इट। अगर मैं बाकी के पेयर्स की बात करूं तो कहीं एनीवेयर फ्रॉम 2.5 to 4 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं वो। ऑफ कोर्स डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है क्योंकि LIC इज इनटू नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट ने थोड़ा पैसा तो छोड़ा है टेबल पे एंड पॉलिसी होल्डर्स एंड रिटेलर्स को डिस्काउंट भी दिया है। 3 से 5 साल के व्यू की मैं बात करूं तो मैं यही बोलूंगा सारे इन्वेस्टर्स को कि LIC के आज की तारीख में LIC एज अ कंपनी के पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है। सो इसे लिस्ट होने दीजिए एंड देन इसका बिजनेस परफॉर्मेंस फंडामेंटल्स ट्रैक कीजिए, कंपनी का मार्केट शेयर ट्रैक कीजिए, कंपनी का मैनेजमेंट कितना अग्रेसिव है ये मार्केट शेयर का जो लॉस हो रहा है कंपनी का उसे क्लॉ बैक करने के लिए मैनेजमेंट के ग्रोथ इनिशिएटिव्स क्या है, एंड देन इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो स्लोली एक पोजीशन इसमें बिल्ड कर सकते हैं। अगेन ये एक PSU कंपनी है एंड पास्ट में भी हमने दिखा है कि LIC ने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए थे जो हमेशा स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में नहीं रहे हैं, जैसे कि HAL एंड BDL का IPO बेल आउट करना, IDBI बैंक का मर्जर कर लेना खुद के अंदर। सो स्लोली आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए एंड अगर आपको कन्विक्शन बिल्ड हो रहा है तो स्लोली क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक पोजीशन आप बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम अ डिविडेंड यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस सिंस वन टाइम फ्रेश एम्बेडेड वैल्यू है तो एक ऑप्शनलिटी भी आ जाती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। विरल, आपके तो काफ़ी फ्रेंड्स FII कम्युनिटी भी काम करते हैं, आप उनका वे ऑफ ऑपरेशन भी समझते हैं। ये भी हो रहा है कि ग्लोबली हाई ग्रोथ कंपनीज उस साइज की कम होती जा रही हैं और इसलिए कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स ढूंढते रहते हैं LIC जैसी साइज कंपनी जो 500 मिलियन, 800 मिलियन, 1 बिलियन की बाइंग एब्जॉर्ब कर ले एक बार में और 8 से 10% ग्रोथ सस्टेनेबल और लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ दे सके। तो आपको लगता है कि एक बार कंपनी लिस्ट हो गई उसके बाद धीरे धीरे इसमें FIIs और बड़े इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड टाइप ऑफ पीपल आने लगेंगे जिनको अच्छी एनुटी ग्रोथ दिखिए और बड़ा पैसा एब्जॉर्ब कर सके, ये उस तरह की एक कंपनी बन सकती है? ऐसा लगता है आपको विरल? हाँ, डेफिनेटली। तो LIC में जो आदित्य ने भी बोला, एक बहुत बड़ी ऑप्शनलिटी है। आप अगर LIC का वैल्यूएशन देखेंगे तो आज के भाव से जो एम्बेडेड वैल्यू है वो 5,40,000 करोड़ है। एम्बेडेड वैल्यू क्या होता है? एम्बेडेड वैल्यू मतलब आज तक जितनी LIC ने पॉलिसी बेची है उनका आज से लेके फ्यूचर में प्रीमियम माइनस जो क्लेम्स होंगे वो और जो भी परसिस्टेंसी होगी। एंड ये भी एक मैड करके फैक्टर होता है, मार्जिन फॉर एडवर्स डेविएशन। तो जो 5,40,000 जो एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो भी काफ़ी कंजर्वेटिव बेसिस पे होता है। मतलब अगर कंपनी 8% जनरेट कर रही है रिटर्न तो आप उसमें से 20% मैड हटा देते हो। तो ये तो है कि ये IPO काफ़ी सस्ता है। दूसरा इसमें बहुत बड़ा ऑप्शनलिटी ये है कि LIC का ज़्यादा करके जो बैकबुक है, जो पुराने पॉलिसीज बेचे हैं वो सारे पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज है। तो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज में क्या होता है कि LIC 95% पॉलिसी होल्डर को देता था और 5% खुद के लिए रखता था। अभी ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स मतलब FY23 और FY25 तक ये 92.5% हो जाएगा और 90% हो जाएगा। तो जो इतना बड़ा बैकबुक है लगभग 30 लाख करोड़ का जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज का है उस पर जो रिटर्न आएगा वो अभी LIC के पास ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो LIC का भी काफ़ी कम दिखता है, सिर्फ 6,000 करोड़ दिखता है, वो बढ़ के मतलब इधर से 3-4 गुना हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इफ कंपनी डिलीवर्स तो आपको कंसिस्टेंटली वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में ग्रोथ दिखेगा, एम्बेडेड वैल्यू में ग्रोथ दिखेगा। और जैसे आपने कहा पॉसिबल है कि इंश्योरेंस अभी भी इंडिया में 10% पे तो इजीली ग्रो करेगा एट अ सिस्टम लेवल। इंडिया अभी भी बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि जो प्रोडक्ट सेगमेंट है जिसमें LIC ऑपरेट करता है जनरली पार्टिसिपेटिंग था जो लोअर मार्जिन है, बट अभी वो नॉन पार्टिसिपेटिंग की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। जो हमने सारे रिजल्ट्स में देखा, मैक्स के या ICICI प्रूडेंशियल, सब लोग मोर एंड मोर टुवर्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग जा रहे जिसमें मार्जिन बढ़ जाएंगे। तो अभी LIC के जो VNB मार्जिन काफ़ी लो है, 9-10% आसपास है, वो भले प्राइवेट सेक्टर की तरफ 25 से 27% नहीं जाएंगे बट ओवर अ लॉन्ग टर्म 16-17% जा सकते हैं। सो फॉर अ FII
ये अभी तो फ्लोट भी कम है, अभी सिर्फ 21,000 करोड़ का फ्लोट है, सिर्फ गवर्नमेंट ने 3.5% बेचा है, बट पोटेंशियली और 45% फ्लोट आ सकता है, जो हमने सारे PSUs में देखा, ONGC हो या कोल इंडिया हो, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बेट हो जाएगा। और लास्टली ये सारे इंडाइसेस में धीरे धीरे आ जाएगा, तो पहले निफ्टी और सेंसेक्स में आएगा, बट इवेंचुअली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको LIC दिखेगा कि वो ग्लोबल इंडाइसेस में आ जाएगा और सारे पैसिव पोर्टफोलियोज का भी पार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ये थे विरल बिरेवाला और आदित्य कुंडावर, जो हमें बता रहे थे कि एज अ शेयर होल्डर अब जब LIC लिस्ट होगा तो आपको कौन से फैक्टर्स पे वॉच आउट करना चाहिए, कौन से एरियाज हैं जो हाई ग्रोथ एरियाज हैं, अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं LIC के लिए, और कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं इस कंपनी को, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अगर आपने शेयर ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, आपको मिल गया है, तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस इस हिसाब से हों कि ग्रोथ कैसी आएगी बिजनेस में, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इसके सामने, और अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। ET Now स्वदेश पे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और व्यूअर्स का ये शो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, तो इस चर्चा के बाद अब बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर 6 कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज बाजार में हमने इस पर ब्रेक लगता हुआ देखा है। उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी 15,800 के पार बंद हुआ है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर तेजी का आलम रहा। दिन भर बाजार में आज किस तरह की हलचल रही है, हमारी सहयोगी मानसी दवे तमाम डिटेल्स दे रही हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी डिसेंट स्टार्ट कह सकते हैं नए हफ्ते का होता हुआ दिखा, और जिस तरह से पिछले पूरे हफ्ते बाजार ने जो चैलेंजिंग टाइम्स देखे थे उसके बाद आज का कमबैक बिल्कुल काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिसेंट कहा जाएगा। दिन भर बाजार ने अच्छी तेज़ी पकड़ी और उसी तेज़ी के साथ कायम भी रहा। ऐसा नहीं कह सकते कि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपने लेवल्स जो हैं उसे इंटैक्ट ज़रूर रखा। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक और अगर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ बेस्ड फ्लोज की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमेंट स्पेस आज फोकस में रहा, क्योंकि होलसेल अडानी की डील की खबरें जो आती हुई दिखी, कल देर शाम ये खबर आती हुई दिखी, और उसके ठीक बाद हमने देखा कि सीमेंट स्पेस में लगातार फोकस देखने को मिला। ACC अंबुजा इसी खबर के तर्ज पर और इसके अलावा तमाम सीमेंट स्पेस भी आज के सत्र में फोकस में जरूर नजर आए। इसके बाद ऑटोमोबाइल स्पेस भी फोकस में रहे, क्योंकि केपेक्स कारोबार विस्तार के प्लान्स जो मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के आते हुए दिखे ओवर द वीकेंड, वो भी काफी अट्रैक्टिव थे। काफी बड़े प्लान्स हैं कारोबार विस्तार को लेकर, और इसी के चलते ऑटोमोबाइल स्पेस में भी काफी ज्यादा तेजी के साथ अच्छी बढ़त देखने को मिली। अगर निफ्टी के तेजी वाले स्टॉक्स की बात करेंगे, आयशर मोटर्स, अपोलो, NTPC, UPL जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के साथ ट्रेड्स हमने देखे। वहीं श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक, एशियन पेंट्स जैसे कुछ स्टॉक्स थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ऑफकोर्स सीमेंट स्पेस फोकस में था, लेकिन जो डील की खबर आती हुई दिखी उसका एक प्रेशर भी था जो कि प्योर कंपनीज पर पड़ता हुआ जरूर देखने को मिला। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम कहाँ देखा हमने, आइडिया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स, HL, RBL बैंक, अदानी पावर जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आए, लेकिन बिकवाली का दबाव भी मिड कैप स्पेस में देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि जब क्लोजिंग हम देख रहे थे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की, दिन के उच्चतम स्तरों पर ये क्लोज होते हुए दिख रहे थे, तो क्लियरली मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी सारे थे, लेकिन AB कैपिटल, निप्पॉन लाइफ, डॉक्टर लाल, LNT टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स बिकवाली भी झेल रहे थे, तो इन स्टॉक्स पर भी नजर रखनी होगी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे, सिर्फ 3 स्पेसेस को छोड़ दीजिए, FMCG, IT और फार्मा, वहां से गिरावट हावी होती हुई दिख रही थी, लेकिन इसके अलावा तमाम सेक्टर, तमाम पॉकेट में अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड्स नजर आ रहे थे, चाहे फिर वो ऑटोमोबाइल स्पेस हो, फाइनेंस हो, रियल एस्टेट सेक्टर हो, सरकारी बैंक क्षेत्र, निजी बैंक क्षेत्र या फिर एनर्जी स्पेस, हर तरफ अच्छी तेजी के बीच कामकाज। तो दिन भर बाजार में अच्छे अपमूव्स के साथ एक्शन देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे एक्शंस हमने देखे, न्यूज फ्लोज भी काफी सारे थे, और इसी के चलते जब क्लोजिंग हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप की हरे निशान के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आए। चलिए, तो बाजार का राउंड अप आपने सुना, लेकिन हम रुक करेंगे हमारी एक्सक्लूसिव खबर की ओर। ACC अंबुजा डील में अडानी के रेस में आगे होने की बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब डील पर नयनतारा राय एक और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई हैं, हमारे साथ जुड़ भी गई हैं। नयनतारा, बताएं लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है नयनतारा? ET Now स्वदेश ने पहले आपको बताया था कि अदानी ग्रुप जीत गया है ACC और अंबुजा, वो था कल शाम को। उसके बाद हम सब ने प्रेस रिलीज भी पढ़ लिया, आपने देखा है कि स्टॉक्स में भी क्या रिएक्शन हुई है। आज हम आपको बताएंगे कि डील क्लोजर के बाद क्या हो सकता है। मर्जर, हम कितने सालों से सुन रहे हैं कि ACC और अंबुजा का मर्जर होगा, लेकिन वो हुआ नहीं था।
परंतु अब हमको पता लगा जा रहा है कि जब अदानी ग्रुप का डील खत्म हो जाएगा, ओपन ऑफर खत्म हो जाएगा, उसके बाद अदानी ग्रुप दोनों कंपनीज को मर्ज करेंगे। उनको ये नहीं लगता कि कोई सेंस है टू लिस्टेड कंपनीज के होने के लिए। वैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रोथ नहीं होगी, कॉस्ट सेविंग कैसे होगी और सिनर्जीज कैसे बढ़ेंगी, तो उसके बाद मर्जर के दौरान काम करना का शुरुआत हो सकेगा। हम सब जानते हैं कि एसीसी और अंबुजा ने पहले भी मर्ज करने की कोशिश की है। 2017 में तो उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी को भी बनाई थी मर्जर के लिए, वो हुआ नहीं। सबसे बड़ा रीजन था रेगुलेटरी चैलेंजेस, पर वो रेगुलेटरी चैलेंज अब नहीं रहा है और मैं बताती हूँ क्यों। जो सबसे बड़ा रेगुलेटरी चैलेंज था वो ये था कि जब लाइमस्टोन माइन को ट्रांसफर किया जाता तो बहुत ही बड़ी लॉयल्टी पे करनी पड़ती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में कुछ महीनों पहले ही एक नया माइंस और मिनरल एक्ट को इनैक्ट किया था। उस एक्ट में अगर ग्रुप कंपनीज के बीच में माइंस का ट्रांसफर होता है तो वो हाई रॉयल्टी पेमेंट नहीं देनी होती है। तो ओपन ऑफर के बाद दोनों एसीसी और अंबुजा अदानी ग्रुप की ग्रुप कंपनीज होंगी, तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो हट जाएगा। हमने कुछ लोगों से बात की है, एनालिस्ट कम्युनिटी से बात की है, और वो सब कह रहे हैं कि अगर एसीसी और अंबुजा का मर्जर होगा, जो कंबाइंड एबिटा होगा वो 6 to 8% हायर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट सेविंग, सिनर्जीज सब सेंस लगता है करने के लिए। हमने अदानी ग्रुप को एक कमेंट मांगा था, उन्होंने भेजा नहीं है। चलिए, तो इस एक्सक्लूसिव खबर के बाद आगे बढ़ते हैं और एलआईसी की लिस्टिंग पर बात करते हैं। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के शेयर की लिस्टिंग कल होगी। लिस्टिंग के बाद रिटेल निवेशक आखिर क्या करें? ईटी नाउ स्वदेश पर आज और कल दिन भर इस पर स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। आईपीओ की लिस्टिंग पर ज्यादा डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं शरद। देश के सबसे बड़े आईपीओ एलआईसी की जो है कल लिस्टिंग होने वाली है, और एलआईसी का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के आंकड़े की बात करें तो लगभग 3 गुना हुआ है। लेकिन लिस्टिंग जो है एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी डिस्काउंट में आए, और इसके इंपॉर्टेंट रीजंस हैं मार्केट्स का कि सबसे पहला है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स देखने मिली है। इसके अलावा कोविड-19 की जो लॉकडाउन चीन में हुई है उसके कारण आपके ग्लोबल मार्केट्स में दबाव देखने मिला है, एंड ऑफकोर्स डोमेस्टिक मार्केट्स में भी जो है सेल ऑफ देखी गई है। अगर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन लगभग 3 गुना सब्सक्राइब किए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी 2 गुना हुए हैं, और एम्प्लॉयज़ का ऑलमोस्ट 4.4 टाइम्स पे है। अगर फाइनल प्राइस पे बात करें निवेशक को तो अलग अलग कैटेगरी में अलग प्राइसेस पे किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्राइस है कि जो अपर बैंड जो लेवल है आईपीओ का वो एचएनआई के लिए है 949 रुपीज़ पर शेयर पे, लेकिन 45 रुपये के डिस्काउंट भी 2 कैटेगरीज को आए हैं। एक है पहला रिटेल का, दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का, और इसके अलावा जो है पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपये का डिस्काउंट रहा है, और उनका ऑलमोस्ट 899 रुपीज़ पर शेयर जो है एक्विजिशन रहा है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सबसे बड़े आईपीओज़ जो खुले हैं साइज़ के हिसाब से, उनके कैसी परफॉर्मेंस रही है। अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म बेसिस पे 1 महीने के ले लीजिए, आप 3 महीने के ले लीजिए, 6 महीने के ले लीजिए, तो वहाँ पे देखते हैं कि लगभग 5 जो सबसे बड़े आईपीओज़ आए हैं उसमें से 4 में जो है एक नेगेटिव जो है रिएक्शन देखने मिला है, सिवाय कोल इंडिया के, जहां पे आप देख सकते हैं लगभग 11%, 6%, 28% का जो है एक ग्रोथ देखने मिला जब उनकी लिस्टिंग आई थी। और इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स भी है इस सारे लिस्ट में, जहां पे 6 मंथ की जो उनकी गेन्स है लिस्टिंग से वो लगभग 30% आया है। चलिए, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बताएं दर्शकों को कि देश के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में निवेशकों के लिए सबसे बड़ा पल आने वाला है। एलआईसी के शेयर की मंगलवार को लिस्टिंग होगी, और इस आईपीओ के जरिए कई लोगों ने पहली बार शेयर बाजार में किस्मत आजमाई है। अब उन्हें इस बात का इंतजार है कि लिस्टिंग पर उन्हें फायदा होता है या नुकसान। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, देश का सबसे बड़ा आईपीओ दलाल स्ट्रीट पर उतर चुका है। इतना ऐतिहासिक इशू कि ये 6 दिनों तक खुला था। जिस दिन बाजार बंद रहते हैं उस दिन भी निवेशकों के पास बिड करने का मौका मिला। सरकार और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की महीनों की मेहनत रिटेल निवेशकों के लिए कितना फायदा या नुकसान कराएगी, ये अब पता चलेगा। वैल्यूएशन घटाने से लेकर सरकार के शुरुआती हिस्सा बिक्री प्लान में कटौती के बावजूद 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये
आईपीओ लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हुआ। एक नजर आईपीओ को मिले बेहतरीन रिस्पांस पर डाल लेते हैं। इशू में QIB का हिस्सा 2.83 गुना भरा था, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा करीब 3 गुना भरा हुआ था। रिटेल निवेशकों से भी अच्छा रिस्पांस मिला और ये लगभग 2 गुना भरा था। कर्मचारियों और पॉलिसी होल्डर्स के लिए इशू में डिस्काउंट थे, इसकी वजह से यहाँ भी अच्छी बिडिंग देखने को मिली। कर्मचारियों का हिस्सा लगभग 4.5 गुना भरा था। 12 मई के अलॉटमेंट के डेटा के मुताबिक HNI यानी हाई नेटवर्थ वाले निवेशकों को प्रति शेयर 949 रुपए का भाव पड़ा है, जबकि रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों के लिए ये 45 रुपए प्रति शेयर के डिस्काउंट के साथ 904 रुपए प्रति शेयर पर आया है। वहीं पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपए के डिस्काउंट की वजह से उनके लिए इसकी कीमत 899 रुपए प्रति शेयर पर आई है। लेकिन LIC की कहानी सिर्फ आंकड़े नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। जहां फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर हमेशा अभाव रहा है, ऐसे में LIC के यूलिप प्लान से लेकर जीवन बीमा तक कई परिवारों का सहारा बने हैं। और घर घर का हिस्सा बनने का ये किस्सा शुरू हुआ 1956 में, जब संसद में एक्ट के जरिए LIC की नींव रखी गई। 5 करोड़ रुपए के कैपिटल एलोकेशन से शुरू हुई ये कंपनी 6 लाख करोड़ रुपए के ऊपर के वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है। कंपनी के अब 2048 ब्रांच ऑफिस हैं और मार्केट शेयर 60% के करीब। LIC को घर घर का हिस्सा बनाने में अहम भूमिका निभाई है एजेंट्स ने। जहां सभी के लिए फाइनेंशियल प्लानर की सहूलियत नहीं होती थी, ऐसे में भी इन्हीं एजेंट्स ने कई घरों के लिए उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और बीमा के जरिए सिक्योरिटी में बड़ा किरदार निभाया है। LIC के साथ बतौर एजेंट्स कई गृहिणियों, रिटायर्ड लोगों, स्टूडेंट्स को कमाई का मौका मिला है। भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में मौजूद कुल एजेंट नेटवर्क में से 55% LIC का ही एजेंसी वर्कफोर्स है। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस के एजेंट्स के मुकाबले 7 गुना से ज्यादा है। हालांकि लिस्टिंग के लिहाज से बाजारों के लिए मौजूदा माहौल उत्साहजनक नहीं है। सप्लाई से लेकर जियोपॉलिटिकल चिंताएं जारी हैं। बढ़ती ब्याज दरों, चीन में कोविड-19 लॉकडाउन और ग्लोबल बाजारों में बिक्री के दबाव के बीच लिस्टिंग कुछ डिस्काउंट पर होने की आशंका जरूर है। लेकिन इतने बड़े IPO में जो निवेशक अलॉटमेंट से चूक गए थे, वे शायद इस समय इसमें मौका देख सकते हैं। ET नाउ स्वदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉटन की बढ़ती कीमतों का खामियाजा कपड़ा मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। उनके ऑर्डर में 20% तक की कमी आ गई है। पिछले 1 साल में कॉटन की कीमत 125% तक बढ़ चुकी है, जिसके चलते कपड़े की कीमतों में इजाफा हो गया है। लेकिन ग्राहक ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है। इस खबर पर तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा दे रही हैं। स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है भारतीय एयरटेल से सिक्वेंशियल बेसिस पर। अगर हम देखते हैं तो रेवेन्यूज करीब 6.5% से ऊपर हो सकते हैं, एबिटा 10% से हायर हो सकता है, एबिटा मार्जिन्स करीब 50.8% के आसपास एक्सपेक्टेड है और नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 1600 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब जो इंडिया का मोबाइल बिजनेस है, जो कि की नंबर होता है भारतीय एयरटेल के लिए, उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो करीब 10% का है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। एबिटा करीब 12% से ग्रो कर सकता है। सब्सक्राइबर बेस स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशंस है अराउंड 32.5 करोड़ के आसपास। और आरपू अगर हम आरपू भी देखते हैं तो वो करीब 10% से इंक्रीज कर सकता है और क्यू ऑन क्यू बेसिस। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो है स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर एडिशन, टैरिफाई, ये 2 ही चीज़ है जो नंबर्स को एड करेंगे 4th क्वार्टर में। और उसके अलावा जो बाकी 2 बिजनेस सेगमेंट्स है, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सेगमेंट, उसमें रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। ब्रॉडबैंड सिक्वेंशियली करीब 9% से ग्रो कर सकता है और जो एंटरप्राइज बिजनेस है उसमें करीब 2 to 4% की एक्सपेक्टेशन है। अब याद रखिएगा एयरटेल अफ्रीका के नंबर्स पहले ही रिलीज हो गए थे और एबिटा फ्रंट में एक बीट देखने को मिला था एनालिस्ट साइड पर, तो कंसोलिडेटेड नंबर्स थोड़े बहुत अच्छे आ सकते हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने। और एक और चीज़ पे ध्यान रखने की वो है सब्सक्राइबर नंबर्स। अब एनालिस्ट काफ़ी म्यूटेड सब्सक्राइबर नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगर हम TRI का डेटा देखते हैं तो काफ़ी रोबस्ट और अच्छा सब्सक्राइबर एडिशन किया है भारतीय एयरटेल ने, तो वो साइड पे एक सरप्राइज आ सकता है भारतीय एयरटेल की तरफ से। उसके अलावा क्या सब्सक्राइबर की बिहेवियर रही है पोस्ट टैरिफाई, दूसरी टैरिफाई कब लेगी कंपनी, इस पर मैनेजमेंट कॉमेंट्री और उनका 5G रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स क्या है, इस पर भी कंपनी की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी जानने के लिए। चलिए बात करते हैं कमोडिटी बाजार की। कमोडिटी मार्केट में फिलहाल क्या हलचल है और कहां किस कीमत पर कौन सी कमोडिटी ट्रेड कर रही है, पूरी डिटेल्स हमारे सहयोगी विश्व मोहन दे रहे हैं। देखिए कमोडिटी मार्केट में सबसे ज़्यादा तेज़ी कॉटन में दिख रही है। MCX पर लगातार नया रिकॉर्ड छूता जा रहा है और आज तो 50,000 के ऊपर भी भाव पहुंच गया। जिस तरह से मिलों की मांग मजबूत है, स्टॉक काफ़ी कम है,
डिमांड सप्लाई में जो मिसमैच है उसका फ़ायदा यहाँ पर मार्केट को मिल रहा है। कॉटन में एक तरफा रैली देखने को मिल रही है और कल एक अहम बैठक है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से, और कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधि वहाँ पर होंगे और कॉटन कीमतों पर कैसे काबू पाया जाए, घटती सप्लाई पर कैसे काबू पाया जाए, इस तमाम मुद्दे पर चर्चा होगी। कॉटन के बाद अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की, गोल्ड 3 महीने के निचले स्तरों से यहाँ पर अब रिकवरी दिख रही है। एमसीएक्स पर 50,000 के ऊपर आ गया है, 1800 के आसपास कॉमेक्स गोल्ड घूम रहा है। चांदी की बात करें तो अच्छी तेजी दिख रही है, 700 रुपए के आसपास की तेजी है, 60,000 के ऊपर एमसीएक्स पर भाव है, $21 के ऊपर अब कॉमेक्स पर भी चांदी आ गई है। कच्चे तेल में शुरुआती गिरावट जो थी वो अब कम होती दिख रही है, अब हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर तो हल्की तेजी भी दिख रही है। तो एक तरफ डिमांड घटने के ऊपरी स्तरों पर चिंता है, लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई में जिस तरह की दिक्कतें हैं उससे यहाँ पर भाव को सपोर्ट भी मिला, यानी दोनों तरफ की खबरें क्रूड मार्केट को लेकर है। तो ये कमोडिटी मार्केट का है पूरा अपडेट जी। चलिए, कमोडिटी बाजार का पूरा राउंड अप आपने सुना, लेकिन कीमतों को काबू में रखने के लिए भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। इसका असर ग्लोबल मार्केट पर दिखने लगा है। गेहूं की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। इसके पीछे किस तरह से अब पूरी योजना बैठेगी, हमारे सहयोगी विश्व मोहन एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ। बताएं विश्व मोहन, रिकॉर्ड ऊंचाई पर गेहूं के दाम है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, गेहूं के दाम आज यूरोपियन मार्केट में रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गए हैं। जिस तरह से भारत ने पिछले हफ्ते अपने एक्सपोर्ट को बैन करने का फैसला किया है, उसके बाद ये बड़ी तेज़ी इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमतों में देखने को मिल रही है। और जिस तरह से आपको बता दूं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है, रूस सबसे बड़ा उत्पादक है और 5वां सबसे बड़ा उत्पादक यूक्रेन है। तो रूस और यूक्रेन से सप्लाई कम हो गई थी, दाम इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। उसके बाद भारत के पास एक अच्छा मौका था कि एक्सपोर्ट के जरिए वो इस ऊँचे दाम का फ़ायदा उठाए, क्योंकि अनुमान ये था कि भारत में इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होगा। लेकिन जो ही अब नई रिपोर्ट जब भारत सरकार की आई कि इस बार उत्पादन पिछले साल से करीब 6% कम रह सकता है, तो पिछले वीकेंड पे सरकार ने फैसला किया कि गेहूं एक्सपोर्ट को अब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में लाया जाए। उसके बाद से इंटरनेशनल मार्केट में दामों में तेज़ी आ गई है, क्योंकि जिस तरह के फूड क्राइसिस है, हार्वेस्टिंग की दिक्कतें हैं, लेबर क्राइसिस है, फर्टिलाइजर की दिक्कत है, और ऐसे में जब गेहूं के एक्सपोर्ट में भी कमी की खबर आई है तो उससे यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में कमी देखने को मिल रही है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इस साल उत्पादन पिछले साल से 6% के आसपास कम रह सकती है। इसके अलावा जो सरकारी खरीद है वो भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। जो रिकॉर्ड 433 लाख टन के आसपास का सरकार ने तय कर रखा था, और अब खबर ये आ रही है कि 195 लाख टन से ज़्यादा की सरकारी खरीद इस साल मुश्किल लग रही है। तो ये एक ऐसी खबर है जो पूरे ही इंटरनेशनल से लेकर घरेलू मार्केट में गेहूं के मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल मार्केट में दाम आगे और भी बढ़ सकते हैं जी। शुक्रिया विश्व मोहन। कॉटन की बढ़ती कीमतों का खामियाजा कपड़ा मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। उनके ऑर्डर्स में 20% तक की कमी आ गई है। पिछले एक साल में कॉटन की कीमत 125% तक बढ़ चुकी है, जिसके चलते कपड़े की कीमतों में इजाफा हो गया है। लेकिन ग्राहक ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों, बता रही है हमारी सहयोगी कृतिका अरोड़ा। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि उनका ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि कॉटन प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और कस्टमर्स हायर प्राइसेस पर नेगोशिएट नहीं करना चाहते। तो कॉटन प्राइसेस पिछले एक साल में अराउंड 125% बढ़ चुके हैं, क्योंकि लोअर यील्ड रहा है, डिमांड सप्लाई मिसमैच है और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस ने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। तो एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि हो सकता है उनका ऑर्डर बुक अराउंड 25% तक कम हो इस बार, क्योंकि कस्टमर्स काफ़ी रेजिस्टेंट हैं और वो हायर प्राइसेस नहीं पे करना चाहते। तो स्पिनिंग यूनिट्स ऑलरेडी 25% कैपेसिटी रिडक्शन पे काम कर रही हैं, कैपेसिटी भी रिड्यूस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टाइट सप्लाई है कॉटन का मार्केट में। और इन सब के रहते इंडस्ट्री ये कह रही है कि गवर्नमेंट को जो एक्सपोर्ट करते हैं हम कॉटन, उसको कम कर देना चाहिए और ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि एप्रैल और फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें। सरकार नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में विनिवेश को लेकर एक्शन में है। सरकार के विनिवेश प्लान पर एक्सक्लूसिव डिटेल दे रहे हैं हमारी सहयोगी मेघना।
जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि जो न्यू पीएससी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग 1 से 4 पीएसयूज ही रह सकते हैं पब्लिक सेक्टर स्पेस में। तो जो अब हमारी सूची जानकारी दे रहे हैं कि जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं जैसे कि फर्टिलाइज़र, कॉमर्स और केमिकल हो गया, सबसे पहले इन पर ड्राफ्ट कैबिनेट नोट रेडी है। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन से जो पीएसयूज हैं वो स्ट्रैटेजिक सेल के लिए जाएंगे और कौन से पीएसयूज हैं जिनका क्लोजर होगा। तो इस पर जो ड्राफ्ट कैबिनेट नोट रेडी हुआ है वो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए नेक्स्ट वीक जा सकता है और उस पर सीसी अप्रूवल जो है वो नेक्स्ट मंथ तक किया जा सकता है, ये सूची जानकारी दे रहे हैं। तो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है उसको जो सूची बता रहे हैं कि उसका स्ट्रैटेजिक सेल बिल्कुल नहीं किया जाएगा, उसको पीएसयू के तौर पर ही रिटेन किया जाएगा क्योंकि वो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीएसयू है। इसके अलावा जो बाकी पीएसयूज हैं जैसे कि एमएमटीसी, स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, पीसी हो गया, उसका स्ट्रैटेजिक सेल के लिए सजेशन जा सकता है। और टेक्सटाइल सेक्टर में अगर हम देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे पीएसयूज हैं, उनका गवर्नमेंट को थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, जैसे कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, उनका स्ट्रैटेजिक सेल के लिए सजेशन जा सकता है। और एचएचईसी हो गया, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉरपोरेशन वगैरह हो गया, इनका क्लोजर के लिए जा सकता है। अगर हम केमिकल सेक्टर में देखें तो जो हिंद ऑर्गेनिक केमिकल्स है उसका स्ट्रैटेजिक सेल के लिए सजेशन जा सकता है और जो हिंद फ्लोरोकार्बन्स हैं उनका क्लोजर के लिए सजेशन जा सकता है। तो ये सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र और फार्मा सेक्टर है उनके पीएसयूज़ के लिए भी डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है और उनके पीएसयूज़ का जो डिसीजन है वो जून मंथ तक हो जाएगा। जी याद रखिए कि फर्टिलाइज़र में आरसीएफ और एनएफएल दो बड़े मेजर फर्टिलाइज़र पीएसयूज़ हैं जिन पर डिसीजन अभी लेना है गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो एमओयूटी के जो पीएसयूज़ हैं जैसे कि एनबीसीसी और हुडको उसका भी डिस्कशन जल्द ही स्टार्ट हो सकता है, ये सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं। तो बेसिकली जो सारे जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उनका गवर्नमेंट ने ये अब तय करना शुरू कर दिया है पीएससी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि किसका स्ट्रैटेजिक सेल होगा, किसका क्लोजर होगा। तो ये बड़ी खबर अभी आ रही है और जो 3 सेक्टर्स के जो कैबिनेट नोट्स रेडी हैं वो नेक्स्ट मंथ तक सीसी अप्रूवल के लिए जा सकते हैं। सरकार जल्द ही देश में टायर्स के लिए भी स्टार रेटिंग ला सकती है। ऐसा मानना है कि 5 स्टार रेटेड टायर्स से गाड़ियों की फ्यूल पर यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो लगभग 5 से 10% तक बढ़ सकती है। लेकिन इस खबर को लेकर तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है टायर सेक्टर से। सरकार जल्द ही टायरों के लिए, मसलन वो टायर जो आप अपने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में इस्तेमाल करते हैं, तो इन टायरों के लिए सरकार जल्द ही स्टार रेटिंग लागू कर सकती है। मसलन जिस तरीके से अभी आपके एसी या फ्रिज में स्टार रेटिंग बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से लागू की जाती है कि ये 3 स्टार है, ये 5 स्टार का फ्रिज है, ठीक वैसा ही पैटर्न टायरों के लिए भी लागू होगा। टायरों के लिए भी स्टार रेटिंग जारी की जाएगी और इसमें सूत्र ये भी बताते हैं कि खाका कुछ यूं तैयार हो रहा है कि जितना बेहतर टायर रेटिंग उसको मिलेगी स्टार रेटिंग। मसलन 5 स्टार रेटिंग अगर दी जाती है तो वो टायर जिस गाड़ी में लगेगा तो उस गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी में 5% से 10% तक का सुधार देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप 5 स्टार रेटेड टायर का इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी आपकी गाड़ी की 5% से 10% तक उसमें सुधार हो सकता है। यही नहीं, सरकार को लगता है कि इस एक कदम के जरिए भारत में जो सब स्टैंडर्ड या घटिया क्वालिटी के टायर इंपोर्ट होते हैं या डंप होते हैं उस पर भी वो काफी हद तक रोक लगा पाएगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी सरकार काफी बल दे पाएगी कि वो घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करें कि वो बेहतर क्वालिटी के टायर यहां पर ग्राहकों के लिए बनाएं। तो इस एक कदम के जरिए सरकार कई फायदे देख रही है। इस दिशा में सूत्र बता रहे हैं कि ARAI जो कि हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत विभाग है, उसने सभी स्टेक होल्डर से, विशेषकर जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके साथ विस्तृत बातचीत की है। फाइनल नोट लगभग तैयार है। माना जा रहा है कि एक फाइनल नोट अगले 2 से 3 महीने में जारी किया जा सकता है और उसके बाद ये बहुत संभव है कि जब आप टायर खरीदने जाए अपनी गाड़ियों के लिए तो वो टायर का चुनाव आप स्टार रेटिंग के आधार पर करेंगे। दिव्यांग बच्चे को प्लेन में चढ़ने नहीं देने के मामले में एविएशन रेगुलेटर DGCA ने जांच में इंडिगो एयरलाइन को दोषी पाया है। DGCA की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस घटना की जांच के बाद रिपोर्ट में कहा है कि इंडिगो का व्यवहार सही नहीं है। एयरलाइन ने नियमों का पालन नहीं किया। एयरलाइन के खिलाफ आपको बता दें शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही जवाब के लिए इंडिगो को 26 मई तक का समय दिया गया है।
देश दुनिया में शहर शहर गर्मी के कहर से जूझ रहे हैं। हालात बेहद खराब है। दिल्ली में 49, राजस्थान में पारा 50 को पार कर चुका है। लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी की वजह क्या है और इससे आपको कैसे बचना चाहिए, इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष। देश दुनिया में शहर शहर में गर्मी के कहर से लोग जूझ रहे हैं। हालत बेहद ख़राब है। दिल्ली में 49, जी हाँ 49, और राजस्थान में हाफ सेंचुरी हो चुकी है, यानी कि 50 का पारा पार हो चुका है। लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी की वजह क्या है और इससे आपको कैसे बचना चाहिए और इन संकेतों को, इस टेम्परेचर को आपको कैसे देखना चाहिए, इन सब पर करेंगे बात। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। गर्मी ने तोड़ा 100 साल पुराना रिकॉर्ड। गर्म हवाओं ने ढाया दिल्ली पर कहर। राजस्थान को पीछे छोड़ दिल्ली का पारा हाई। 12 मई को ली गई नासा की ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने इस बार जीना मुहाल कर दिया है। तस्वीर में जहां जहां लाल निशान है वहां गर्मी का कहर है। रविवार को दिल्ली का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। वहीं ये हाल पिछले कई हफ्तों से कई शहरों में जारी है। देश में 11 से 19 मार्च तक औसत तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहा। के बाद 27 मार्च से 12 अप्रैल तक 44 से 44 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। अगले हफ्ते ये पारा और चढ़ा और 27 अप्रैल से 2 मई के बीच तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 13 मई से 15 मई के बीच देश में तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा गया। सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का रहा। दिल्ली में 12 से 15 मई के बीच नजफगढ़, मंगेशपुर में 47 से 49 डिग्री तक तापमान रहा। It was 27 March to 12th April. So that long spell it was, and it can be one of the severe spell, and it has been taken as a very extreme spell. Then उसके बाद shorter spell शुरू हुआ। एक था 19 to 23rd April, that is the third spell. Temperature went up to 45. Then we have 27 April to 2nd May. That temperature in Banda and other station, Rajasthan, they touch 46, 47. ठीक है। आफ्टर 2nd में देयर वाज ए बिग गैप एज वी प्रेडिक्टेड। अप टू 11th में नो सिग्निफिकेंट एरिया वाज हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट वेस्ट राजस्थान एंड वेस्ट एमपी वेयर टेम्परेचर वाज ओवर 45, 46. बट फ्रॉम 12th of the May the temperature shut up. So it was mainly the temperature was controlled because of the western disturbance, wind condition and Asani cyclone. दर झुलसती गर्मी के बीच आज IMD ने अनुमान जताया कि आज से तापमान में कमी आएगी और उत्तर भारत में हीट वेव नहीं होगी। साथ ही धीरे धीरे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलने वाली है। IMD ने कहा है कि 19 और 20 मई के बाद तापमान फिर से बढ़ना शुरू होगा। Already, as per our prediction, we told 16th the western disturbance will come. So if you see already come, you can see the clouding actually. We have a good clouding over North Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi. You can see today strong winds is there. So temperature already 3 degree below compared to yesterday. So the station which you are 45, 48 range, they will come down to 42, 44 range. So heat wave today we may not have a red color, orange color, only yellow color warning. Tomorrow onward no heat wave. It is only thunderstorm and we are giving Andhi also thunderstorm. वहीं इन सब के बीच राहत भरी खबर ये भी है कि इस बार अंडमान में साउथ वेस्ट मानसून आज दस्तक दे चुका है और केरल और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान है। इसके चलते मई में तापमान असामान्य रूप से नहीं बढ़ेगा। Monsoon is till today it's showing good development. As we told, it has already arrived. You can see good convection over South Bay of Bengal and also pre-monsoon thunderstorm over Kerala. So if you see, large part of India is not having heat wave. We don't have a heat wave over Odisha, Bengal. They are cool for last 15 days, okay? And they are not having good, any day also. Something like April end it was there. Like that Telangana, where the people, fertile because humidity and other things. That part is free from heat wave. That's a good news. But only Rajasthan part and northwest part, covering Delhi and others, they are experiencing frequently heat wave because of the long dry spell. बता दें कि राजस्थान में रविवार को सबसे ज्यादा गर्मी चूरू में रिकॉर्ड की गई। चूरू में तापमान 47.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिल्ली के पालम इलाके में अधिकतम तापमान
46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि यूपी के बांदा में 49 डिग्री से ज्यादा तापमान रहा। एक्सपेंडेड कवरिंग पंजाब हरियाणा एंड राष्ट्रीय राजधानी जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसको कवर किया। 13, 14, 15 द टेम्परेचर रीच 46 to 48. Okay, so this is overall, including UP, Banda and other station, Prayagraj, all were under heat wave to severe heat wave spell. We have given red color warning, orange color warning, capital also we have covered. ये हालात आने वाले वक्त में और भी भयंकर हो सकते हैं। ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में 50 से 60 साल के बाद 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है, लिहाजा अभी से अलर्ट पर रहने की जरूरत है। ET Now स्वदेश। चलिए, हमने आपको आंकड़े तो बता दिए, लेकिन दिल्ली में गर्मी के हालात क्या हैं, महसूस कैसी हो रही है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेरित। राजधानी दिल्ली में आसमान से आग के अंगारे गिर रहे हैं, या यूं कहें कि जिस तरीके से तापमान में लगातार उछाल देखा जा रहा है और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर तपिश वाली गर्मी पड़ रही कि ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा शहर आग की भट्टी में तब्दील हो गया हो। जिस तरीके से बीते दिन 49 डिग्री तापमान तक राजधानी दिल्ली के अंदर दर्ज किया गया और जिस तरीके से लू के थपेड़े लोगों के चेहरे पे लगते रहे, ऐसा लगा कि मानो जिंदगी आग और गर्मी से भर चुकी है। आज इसी को लेकर के इस वक्त मैं निजामुद्दीन इलाके मौजूद हूँ और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, दिन रात आप लोग ऑटो चलाते हैं, सड़क पे रहते हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ऑटो में एसी की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप लोग कैसे जो गर्मी से बचते हैं, कैसे क्या करते हैं? सर, बचना तो नहीं पड़ता, सर गर्मी को झेलना ही पड़ता है, किसी न किसी तरह सवारी को ले जाना ही पड़ता है और कोई साधन गर्मी को जो है अपना महसूस खुद करना पड़ता है। थक जाते हैं तो किसी पैर के नीचे अपना वेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। एक बात बताइए आप कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है तो उससे लोग भी बाहर निकलना थोड़ा कम किए हैं, तो इससे आपके भी बिजनेस पर असर पड़ा होगा? बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा पड़ा है। जितने जहाँ से 1000 काम करते थे वहाँ उसके 400-500 पे आपत हो गए, यानी कि। और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, ये बताइए, जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, पानी, कोल्ड ड्रिंक, तमाम चीज़ें आप बेच रहे हैं, बिजनेस बढ़ा है या घटा है? सर, वैसे ही चल रहा, हल्का फुल्का चल रहा है। लोग कम निकल रहे हैं? कम निकल रहे हैं गर्मी की वजह से। गर्मी खूब पड़ रही है तो लोग आ रहे हैं सामान खरीदने के लिए, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे। इतने कोई नहीं आता गर्मी में, कहाँ आएंगे कोई? गर्मी से सब आदमी परेशान है, कोई दुकानदारी होती नहीं यहाँ पे। जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी यह कहा है कि अभी आने वाले वक्त में अगले कुछ दिनों के लिए राजधानी दिल्ली वालों को गर्मी से कोई निजात नहीं मिलेगी, यानी किसी तरीके से वो जो है राजधानी दिल्ली वासियों को गर्मी की तपिश झेलनी पड़ेगी। चलिए, इस पर और बातचीत करते हैं, और बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर DS पाई जो कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट से हैं, पंकज कपूर जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और डॉक्टर पारितोष बघेल जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के। सबसे पहले डॉक्टर भाई आपके पास डॉक्टर पाई आपके पास आना चाहूँगा मैं, किस तरीके से देखें इस आंकड़े को, क्योंकि जो मार्च से गर्मी पड़ना शुरू हुई है, कितना चिंता का विषय है और क्या कारण है कि एक तो गर्मी इतनी भीषण है और समय से पहले भी थी? एक्चुअली चिंता का विषय इसलिए है कि ईयर आफ्टर ईयर जो हीट वेव कंडीशंस है वो ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। एंड जैसे आपने बताया क्या रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न जैसे हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज है, तो जिसके वजह से इंक्रीमेंटल चेंज होता है टेम्परेचर में रेगुलरली एवरी ईयर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन इस साल पर्टिकुलरली ये जो एटमॉस्फेरिक पैटर्न में जो चेंजेस है, इसके वजह से आपने देखा होगा इस बार मार्च से फ्रॉम मार्च लास्ट इट्सल्फ थोड़ा स्प्रिंग सीजन अर्ली आ गया। इसके वजह से आपने देखा पैटर्न हाई प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ था गुजरात, and because of that northwesterly warm and very hot and dry air was coming from desert region to central India and northwest India, and in addition to that lack of western disturbance activity, इसके कारण क्लाउडिंग कम हुआ, रेन बारिश नहीं थी, इसके वजह से भी बारिश बढ़ती है। एंड दूसरा है व्हाट वी कॉल अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कॉन्क्रीट जंगल जैसे बनाते हैं हम लोग अर्बन एरियाज को, पूरा रोड को पेविंग करते हैं,
तो इसके वजह से ही आप ना नॉर्मल टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री आप ज़्यादा फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अर्बन हीट आइलैंड लोकली। जी पंकज, आपके पास आना चाहूँगा मैं सवाल को लेकर। कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि पानी के असर की और किस तरीके से पानी का स्तर खत्म होता जा रहा है। आज हम एक और चिंता की बात कर रहे हैं और फिर से मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि जिस तरीके से ये जो पूरा क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है ना, पढ़ाई बहुत समय से जा रही है। जब स्कूल में थे तब भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बताई जाती थी। क्या अब उसके इम्पैक्ट बहुत साफ साफ दिखने लग गए हैं उस पर? ये जो टेम्परेचर में जो इतना बदलाव आ रहा है, तापमान में इतना असामान्य परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है, इस परिवर्तन के पीछे का कारण क्या है? आप ये देखिए कि आपके देश के कृषि जीवन पर और आदमी के जनजीवन पर और अब आपके औद्योगिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है। जब आप इसका आकलन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो क्लाइमेट चेंजेस के जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो हमारे जीडीपी का ग्रोथ हो या हमारा कृषि से संबंधित कोई बात हो या सामान्य पीने की पानी का लेकर के अगर हम की बात करें या नदियों में पानी की कमी की बात करें, तो सारी चीजें तब फिर उभर कर सामने आने लगती हैं। ये समस्या, गर्मियों की समस्या 4 दिन या 10 दिन या 15 दिन 1 महीने के बाद चली जाती है, मगर उसका इम्पैक्ट आप सालों तक भुगतते रहते हैं। इसके प्रभाव और इसके प्रभाव के कारण को लेकर जो समाज और सरकार में जिस तरीके का चिंतन होना चाहिए और जिस तरीके का समन्वय होना चाहिए जिससे कि प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े, इस पर मुझे कोई बड़ी बात या कोई बड़ी बहस होते हुए नहीं दिखती। एक बार डॉक्टर पारितोष बघेल से ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर, किस तरीके से इस तरीके की गर्मी हमारे शरीर में प्रभाव डाल रही है? क्या क्या अभी दिक्कतें हमें आ सकती हैं? डिहाइड्रेशन तो है ही, उसके साथ क्या क्या बीमारियां, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां हम झेल सकते हैं और इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? अगर हम हीट से होने वाली बीमारियों को अगर गिने तो उसमें होता है हीट क्रैम्प्स होता है, हीट सिनकोप होता है जिसमें आदमी बेहोश हो सकता है, हीट एग्जॉशन होता है जिसमें कि आदमी इतना डिहाइड्रेशन हो जाए कि उसकी बॉडी की जो ब्लड की मात्रा है, उसकी जो वाटर की मात्रा है वो कम होने की वजह से वो बीमार हो सकता है, वो मूर्छित हो सकता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, यूरिन बंद हो जाए उसकी वजह से उसकी किडनियों पे असर हो सकता है। और आखिर में सबसे जो डेंजरस जो हीट रिलेटेड इलनेस है जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं और हिंदी में कई बार इसे लू लगना कहते हैं, जो बहुत सीवियर फॉर्म में होता है जिसमें आदमी की मृत्यु मिनटों में हो सकती है। ये सारी चीजें ये अधिक हीट में काम करने वालों से, खासकर जैसे कि जर्नलिस्ट हुए या फिर लेबरर्स हुए या फिर जो फील्ड में काम करने वाले फार्मर्स हैं, इन सभी को ये होने के बहुत अधिक चांसेस हैं। जो लोग घर में रहते हैं, इंडोर वर्क है, वो बचे रह सकते हैं, परंतु जो फील्ड वर्क करने वाले लोग हैं उनको इसकी आशंका, ये बीमारी होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और साथ में इससे बचने के लिए तो 2-3 ही उपाय हैं, जैसे कि पहले तो कि जहां तक हो सके आप धूप वाले एरिया में, जहां अधिक धूप है वहां कोई विगरस एक्टिविटी न करें, जैसे एक्सरसाइज, एथलीट, भागना वगैरह हो तो ऐसे धूप वाली चीजों में नहीं होनी चाहिए। हो सके तो रिपीटेडली थोड़ी देर में आप छांव में जाइए और पानी का सेवन करना रेगुलर इंटरवल पे बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब हीट रिलेटेड इलनेस से बचने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। भारत और नेपाल के बीच 6 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। नेपाल के दौरे पर गए पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा के बीच हुए द्विपक्षीय वार्ता के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और इससे पहले पीएम मोदी और देउबा ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने भारत की पहल पर बनाए जा रहे सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला भी रखी। नेपाल से वापसी के दौरान पीएम मोदी लखनऊ जाएंगे, जहां सीएम योगी समेत यूपी के कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद एक नया मोड़ आया है। मस्जिद के भीतर एक पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया है। वजू खाने के भीतर
कथित तौर पर मिले शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए वाराणसी कोर्ट में अपील भी की गई है और कोर्ट ने उस जगह को सील करने के साथ साथ सुरक्षा बढ़ाने के आदेश भी दे दिए हैं ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने सर्वे को चुनौती देते हुए इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाले स्टार ने ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत की। किदाम्बी श्रीकांत ने कहा है कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन बतौर टीम बेहतर प्रदर्शन और एक दूसरे के सहयोग से ये ऐतिहासिक जीत भारत को मिली। Even before the tournament started, we just told each other that we definitely have a chance, but it's really important to be consistent, to be as a team, to think as a team, and to play as a team, because in team events it's not about the individual performances, it's about how good or how well you can back each other, how well you can support each other, and we really backed each other, and then we believed in each other, and then I think it really showed on court. And to be frank, we didn't really get too much time to practice, keeping Thomas Cup in mind, because after I went back from BSc, Badminton Asia Championships, I only had about say 3 days before I came to Thailand. So there isn't anything that we've done particularly in practice, but it was more about being together as a team. I think that itself really made a huge difference. चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी खास पेशकश की। पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों ने शेयर बाजार की अपनी समझ काफी अच्छी बना ली है। कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर भी बन चुके हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने और ये साबित करने का मौका देने जा रहा है कि वास्तव में आप शेयर बाजार की नब्ज पकड़ पाते हैं या नहीं, और क्या आप एक सटीक निवेशक हैं या नहीं। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए 56161 पर आप SKS लिखकर SMS करें या www.sensexkasuperstar.com पर लॉग ऑन करें और एक्साइटिंग पुरस्कार आप जीत सकते हैं। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ईटी नाउ स्वदेश सेंसेक्स का सुपरस्टार। तो आज ही मैसेज कीजिए और पाइए मौका सेंसेक्स का सुपरस्टार बनने का। चलता रहा है सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। चलिए, तो बड़ी संख्या में इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी जो हैं वो भाग ले रहे हैं और ऐसी ही एक हमारी कंटेस्टेंट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, श्रुति चमारिया। श्रुति मुंबई से हैं और सेंसेक्स का सुपरस्टार में हिस्सा ले रही हैं। MBA फाइनेंस डिग्री उनके पास है और एक जूनियर रिसर्च एनालिस्ट के रूप में एक फाइनेंस कंपनी में फिलहाल वो कार्यरत हैं। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। पहला सवाल श्रुति आपसे पूछना चाहूंगी कि सेंसेक्स का सुपरस्टार में हिस्सा लेने के बारे में आपने आखिर कैसे सोचा? तो मेरे एक MBA के प्रोफेसर हैं जिसके साथ मैं टच में हूँ, तो उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि ये कॉन्टेस्ट है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ क्या, इसमें क्या है, कैसा है। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, यू कैन ट्राई, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वो नए सीखने की चाह में मैंने इसको अपने आप को कॉन्टेस्ट के लिए मैंने आगे बढ़ी एंड पार्टिसिपेट किया मैंने उस कॉन्टेस्ट के लिए, इस कॉन्टेस्ट के लिए, क्या कि मुझे नया कुछ सीखने को मिले कि क्या होता है, कैसे हम ट्रैक करते हैं, या कितना बड़ा अगर हमको अमाउंट मिला है तो वो अमाउंट हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया।
बताएं कि इस प्रतियोगिता के लिए अपना नोशनल पोर्टफोलियो बनाने की आपकी रणनीति किस तरह से होगी, क्या कुछ सोचा है आपने इसके लिए? देखिए, अभी अगर जो मैंने मेरा पोर्टफोलियो बनाया है उसमें मैंने काफी जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, क्योंकि ये चीज मैंने एक देखी है, जो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनको ऊपर आने में टाइम लगता है। जितना जल्दी वो नीचे जाते हैं लेकिन उनको रिकवर होने में उतना टाइम लगता है। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनीज है जैसे बजाज फाइनेंस है, रिलायंस है, ये सब कंपनीज हैं, जैसे मार्केट ऊपर आता है तो ये क्या है, ये मार्केट के साथ चलते हैं, इनकी जो चाल है वो मार्केट के साथ चलती है। तो ऐसा है कि मैंने अभी तक कोई स्ट्रैटेजी ऐसा सोची नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ इतना सोचा है कि मुझे जो स्टॉक्स हैं मेरे वो डाइवर्सिफाइड हैं। जैसे अपने जो मैंने मेरी लिस्ट बनाई है वो डाइवर्सिफाइड लिस्ट है, क्योंकि क्या है कि अगर मेरा जैसे अगर सपोजिंगली मेरा बैंकिंग सेक्टर नहीं चला तो मेरे पास आईटी है, मेरे पास ऑटो है, या मेरे पास पावर सेक्टर है, या मेरे पास हाउसिंग सेक्टर है। तो ये सब सेक्टर्स में मैंने डाला है ताकि हर एक सेक्टर को मैं कवर कर सकूं, और अगर एक या दो सेक्टर में मेरा नहीं चला तो उसमें मेरे दूसरे जो सेक्टर्स हैं, जो पावरफुल दूसरे सेक्टर्स हैं, वो चले और उसमें मुझे कहीं ना कहीं गेन हो, प्रॉफिट। श्रुति, भले ही आप कह रही हो कि आपके पास कोई रणनीति फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप समझाइश दे रही हैं हमें पक्का लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। ऑल द बेस्ट इस कंपटीशन के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए, इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।